हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ टॉप 10 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। कुछ ऐसे ऑप्शंस है ये 10 जहाँ पर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और अपना वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, अपना एसेट बनाकर उन पे पैसिव इनकम कर सकते हो और अपने कुछ जो लॉन्ग गोल्स होते हैं उन्हें अचीव कर सकते हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हो इन 10 ऑप्शंस के थ्रू। ठीक है, और किसमें कैसा आपको फायदा मिलने वाला है, किसमें कितना रिस्क है, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, मैं सीधा सीधा बातें करता हूँ, उतनी ज़्यादा लॉन्ग आपको घुमाकर नहीं बताता हूँ, इसलिए मैं सीधा वो 10 ऑप्शंस की ओर बढ़ता हूँ। ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट ऑप्शन है इन्वेस्टिंग की, जिसके बारे में आप सभी को पता होगा ही, और जितने लोग देख रहे हैं इस वीडियो को अभी, उतने में से मैं कह सकता हूँ कि 99% लोग इस ऑप्शन के बारे में जानते होंगे। ठीक है, जिसका नाम है एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट। यार हमारे जो मम्मी पापा या फिर दादा दादी की बात करें तो उनकी जो ये ऑप्शन है ये फेवरेट ऑप्शन थी। ठीक है, अभी भी है, मतलब उनका फेवरेट बेटा है एफडी, फिक्स डिपॉजिट। कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो वो लोग सीधा सलाह देते हैं कि हाँ भाई एफडी करवा लो, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट करवा लो, जो कि बैंक के थ्रू होता है। ठीक है, अब एफडी में क्या फायदा है क्या घाटा है ये तो हम लोग जानेंगे ही, लेकिन आप लोगों को वीडियो के साथ एंड तक बने रहना, और भी जो ऑप्शंस हैं एफडी के अलावा उनके बारे में भी चूंकि डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो एफडी में क्या होता है कि जैसे हम यहाँ पर 10 लाख रुपए बैंक में एफडी करवा देते हैं। ठीक है, 10 लाख एफडी करवा देते हैं बैंक में, और बैंक वाले बोलते हैं कि आपको 10 लाख पर 5% या फिर 6% या फिर 7% तक के भी यहाँ पर रिटर्न हमें मिल जाते हैं एफडी में। ठीक है, या फिर हो सके तो कोई छोटे मोटे जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं वो थोड़ा सा 0.5% या 1% भी बढ़ाकर दे सकते हैं आपको एफडी में। ठीक है, तो एसबीआई की बात करें तो मे बी एसबीआई लगभग 5% या 5.5% तक यहाँ पर हमें इंटरेस्ट देता है एफडी पे। ठीक है, और कुछ प्राइवेट बैंक्स की बात करें तो उनमें 7% तक भी इंटरेस्ट मिल जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि लॉक इन का पीरियड होता है। ठीक है, लॉक हो जाता है हमारा जो अमाउंट है, वो लॉक हो जाता है। जो प्रिंसिपल अमाउंट हम लोग यहाँ पर जमा करके रखते हैं 10 लाख, वो लॉक हो जाएगा। अब डिपेंड करता है कि आप इसे कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो। ठीक है, अगर आप 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 6 महीने के लिए भी कर सकते हो, साल भर के लिए भी करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, 10 साल 15 साल, जितने टाइम पीरियड के लिए आपको एफडी करवाना है करवा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर बीच में अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, मतलब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, तो उस वक्त एफडी को आप ब्रेक भी करवा सकते हो, लेकिन उसके लिए कुछ एडिशनल चार्जेस कट जाते हैं, कुछ पेनाल्टीज लग जाते हैं। ठीक है, मेच्योरिटी से पहले अगर हटाया जाए तो। अब यहाँ पर टैक्सेशन की बात करें तो टैक्स भी यहाँ पर लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे। ठीक है, टैक्स भी लगेंगे, और अगर आप टैक्स ब्रैकेट के अंदर आते हो तो जो भी टैक्स का सिस्टम है 20-30% जो भी है वो आपको देने पड़ेंगे मेच्योरिटी के बाद। ठीक है, तो ये तो टैक्स यहाँ पर लगेंगे ही लगेंगे, इसमें कोई भी शक नहीं है। एंड हाँ, टैक्स ब्रैकेट की मैंने बात की है तो अप्रोक्स जैसे 5 लाख से नीचे तक अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हो तो टैक्स फ्री आपका हो जाएगा, एंड 5 लाख से ऊपर भी करते हो तो उसके लिए आरटीआर आपको फाइल करना होता है, और वो भी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो आप लोग खुद से जाकर बैंक में समझ सकते हो। ठीक है, अभी उतनी ज़्यादा डीपली यहाँ पर हम लोग एफडी के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, और जो भी ऑप्शंस के बारे में आपको मैं बताऊंगा शॉर्टकट में बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बाकी अगर आप डिटेल्स में जानना चाहो किसी स्पेसिफिक ऑप्शन के बारे में तो कमेंट कर देना, मैं एक एक वीडियो अलग अलग से बनाकर आप लोगों को अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा, जैसे एफडी हो गया या फिर और भी अलग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर टैक्सेशन भी है, लेकिन टैक्स के जो रूल्स हैं वो आपको बैंक्स में समझ लेने हैं, या फिर आपको और भी इसके बारे में रिसर्च करनी है तो आप खुद से रिसर्च कर सकते हो, या फिर आप अपने नज़दीकी बैंक से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, बाकी बोलने लगा तो यार वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो सकती है, इसलिए अभी उतनी ज़्यादा डीपली डिस्कशन नहीं करेंगे। और इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस है कि आप सभी लोगों को सिर्फ एजुकेशन दूं। ठीक है, ना कि कोई इन्वेस्टमेंट की एडवाइस दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लोगों को कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं
तो आप ऐसा मत सोचना कि यहाँ पर मैं कोई एडवाइजरी दे रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, ठीक है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको खुद से रिसर्च करनी है या फिर अपनी जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे कंसल्ट कर लेनी है, ठीक है। कहीं भी बिना सोचे समझे इन्वेस्ट नहीं कर देना है सिर्फ वीडियो देखकर। वीडियो के माध्यम से सिर्फ आपको एजुकेशन दी जा रही है और बताई जा रही है कि क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं इन्वेस्टिंग करने के लिए और अपना वेल्थ क्रिएट करने के लिए, ठीक है। एंड अब हम सेकंड ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है आरडी, ठीक है। ये भी एफडी की तरह ही है और रिटर्न की बात करें तो रिटर्न भी लगभग एफडी की तरह ही यहाँ पर भी हमें मिल जाता है। 5, 6, 7% तक की भी यहाँ पर रिटर्न आपको मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आरडी का मतलब क्या होता है, आरडी का फुल फॉर्म होता है रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है। तो एफडी में क्या होता है कि हमें एक बार, जैसे 10 लाख की हम लोगों ने अभी बात की थी, तो एक बार हमें डालना होता है। लेकिन अगर 10 लाख आपके पास नहीं है और यहाँ पर आप आरडी करवाना, एफडी करवाना चाहते हो, तो उसके लिए यहाँ पर बैंक वाले ऑप्शन देते हैं हमें आरडी का, ठीक है। आरडी आप लोग करवा सकते हो, रिकरिंग डिपॉजिट। इसमें क्या होता है कि जिस प्रकार से म्यूचुअल फंड में एसआईपी की जाती है उसी प्रकार से यहाँ पर आप एसआईपी यानी मंथली आप या फिर क्वार्टरली भी जमा कर सकते हो बैंक में। आपके बैंक से ऑटोमेटिक डेबिट हो जाएंगे या फिर बैंक वाले से बात कर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि ऑटोमेटिक डेबिट के अलावा अगर हम लोग मैनुअली यहाँ पर डेबिट करवाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं या नहीं। मे भी ऑटोमेटिक के अलावा मैनुअली का भी ऑप्शन होता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि आप लोग पर मंथ 1000, 2000, 10,000, 20,000 यहाँ पर मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी करना चाहो तो कर सकते हो और जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो मंथली बेसिस पे मिलेगा। एंड जितने टाइम पीरियड के लिए आप लोग आरडी करवाते हो, जैसे 1 साल के लिए आपने आरडी करवाया तो 1 साल तक आपको जो अमाउंट है वो जमा करते रहना है हर महीने। एंड लास्ट में जब मेच्योरिटी हो जाएगी 1 साल के बाद तो आपको पूरा पैसा मतलब जो रिटर्न है उसके साथ साथ जो आपका प्रिंसिपल वैल्यू होगा 10 लाख वो मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा आप लोग चाहो तो जो आपके रिटर्न बनते हैं वो आप लोग मंथली लेना चाहो तो मंथली भी ले सकते हो। तो आरडी में क्या है कि मंथली आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो, एफडी में क्या है कि आपको एक बार इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है। तो ये हो गई आरडी। और आरडी में इन्वेस्ट करने के लिए आपको अपने बैंक में कॉन्टैक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो बैंक वाले ये करते हैं आरडी। अब हम लोग यहाँ पर थर्ड ऑप्शन की ओर बढ़ेंगे। तो थर्ड ऑप्शन का नेम है यहाँ पर पीपीएफ, ठीक है। पीपीएफ इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ठीक है। आपने पीएफ का नाम सुना होगा, प्रोविडेंट फंड, जो कि नौकरी में अगर कोई भी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब अगर आप लोग करते हो तो वहाँ पर आप सभी को एक ऑप्शन मिलता है पीएफ का, ठीक है। जो आपकी सैलरी होते हैं उसमें से पीएफ आपका कटता है, ठीक है। ये आपको पता होगा ही। और पीएफ क्यों कटता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो पीएफ में होता क्या है कि जो आपके अमाउंट होते हैं वही कट जाते हैं और आपको बाद में भविष्य में दिए जाते हैं, ठीक है। उसमें कुछ इंटरेस्ट जोड़कर। अभी डीपली नहीं उन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हैं, पहले हम लोग पीपीएफ के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो देखो पीपीएफ में होता क्या है कि ये काफ़ी सेफ चीज़ माना जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रिटर्न की बात करें तो रिटर्न भी आपको एफडी की तरह ही मिलती है, ठीक है। मतलब 6-7% मिल जाएगी आराम से और आगे चलकर घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, ये यहाँ पर प्रॉब्लम है, ठीक है। एफडी में क्या है कि आप लोग एक बार इन्वेस्ट कर देते हो तो जो परसेंट बोला गया उसी परसेंट से आपको मिलता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो परसेंटेज है वो घटते बढ़ते रहता है कभी कभी, ठीक है। डिपेंड करता है कि यहाँ पर क्या मतलब इकोनॉमिक स्थिति चल रही है हमारी कंट्री की, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि कैसा ये लोग इंटरेस्ट देते हैं हमें। और कोई भी बैंक की भी बात करें तो वो भी इकोनॉमिक कंडीशन पर डिपेंड करता है कि कैसा एफडी में हमें इंटरेस्ट मिलता है। और जैसे लॉकडाउन के समय की बात करें तो उस वक्त इंटरेस्ट काफ़ी कम ही मिल रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर पीपीएफ में होता क्या है कि आप लोग उसी प्रकार से मंथली जमा कर सकते हो। यहाँ पर लेकिन एक लिमिट ये है कि आपको पर ईयर 1.5 लाख से ज़्यादा जमा नहीं करना है, ठीक है। 1.5 लाख पर मंथ, ठीक है। 1.5 लाख पर मंथ आपको जमा करना है और इससे ज़्यादा नहीं और इससे कम तो कर सकते हो, ठीक है। इससे कम में क्या लिमिट है, 500 रुपये, ठीक है। 500 एवरी ईयर, ठीक है। 500 पर ईयर मिनिमम आपको जमा करना होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी
सस्ता ऑप्शन है, ठीक है, इन्वेस्ट करने के लिए। इतना कम तो कोई भी जमा कर सकता है, साल भर में 500 रुपये को नहीं जमा कर सकता है, ठीक है। तो पीपीएफ में 500 आप साल के जमा कर सकते हो, या फिर आप 500 महीने के जमा कर सकते हो, या फिर 5000 10,000 भी महीने की जमा कर सकते हो, ठीक है। पीपीएफ में ये सिस्टम होता है। अब देखो यहाँ पर आपको मैं पूरी अच्छी तरह से इस चीज़ के बारे में समझाऊंगा, बस वीडियो के साथ बने रहो, ठीक है। अब इसमें फ़ायदा क्या होता है, आप लोग सोच रहे हो कि भाई इसमें फ़ायदा क्या है, ये तो एफडी की तरह ही उतनी ही रिटर्न दे रहा है। लेकिन इसमें फ़ायदा आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है, वो अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैक्सिमम आप लोग 1.5 लाख पर ईयर इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पर जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है यहाँ पर मेच्योरिटी पीरियड, ठीक है, जो कि है यहाँ पर 15 ईयर्स, ठीक है। 15 ईयर्स तक यहाँ पर आपका जो अमाउंट है वो लॉक रहेगा, और 15 ईयर्स के बाद ही जो आपका सारा अमाउंट है, प्रिंसिपल वैल्यू एंड साथ में इंटरेस्ट जो है वो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 1.5 लाख अगर आप लोग ईयरली इन्वेस्ट करते हो तो 15 साल तक आपको लगातार 1.5 लाख इन्वेस्ट करने होंगे। एंड यहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी वो तकरीबन 22 साढ़े 22 लाख की हो जाएंगी, ठीक है। एंड उस पर आपको जो भी 7.1% में भी अभी मिल रही है यहाँ पर पीपीएफ में इंटरेस्ट, तो उसके हिसाब से यहाँ पर आपको रिटर्न मिल जाएंगे। अब यार ऐसा मत सोचना कि पीपीएफ में रिटर्न 7% के मिले तो कम मिल रहे हैं, जी नहीं, काफ़ी बेहतर रिटर्न है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप लोग काफ़ी ख़राब अर्निंग करोगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिल जाती है। 15 साल के लिए जब आपकी जो अमाउंट है वो लॉक रहती है, तो यहाँ पर आपका जो अमाउंट है, जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो कंपाउंड होता रहता है। एंड यहाँ पर आपको लास्ट में काफ़ी अच्छी बेनिफिट मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर देखो 15 साल के बाद अगर आप लोग चाहो कि यहाँ पर मैं आगे और इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मतलब मैं नहीं निकालना चाहता हूँ अपना बैलेंस, तो क्या सिस्टम है, तो यहाँ पर एक और सिस्टम ये मिल जाती है कि आप 15 साल के बाद प्लस 5 साल और बढ़ा सकते हो। उसके बाद भी अगर आपका मन है कि नहीं मैं अभी अपना अमाउंट नहीं निकालूंगा, तो फिर से आप 5 साल बढ़ा सकते हो। तो 5-5 साल करके यहाँ पर आप अपने जो टाइम पीरियड है वो बढ़ा सकते हो पीपीएफ में, ठीक है। एंड इसके अलावे अगर यहाँ पर एक चीज़ और हम लोग जानते हैं, सारी पॉसिबिलिटी जो है वो हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ और हो सकता है कि अगर हमें बीच में ज़रूरत पड़ जाए पैसे की, तो हम क्या करेंगे, तो बीच में आप लोग अपने अमाउंट्स को निकाल सकते हो। यहाँ पर जब आपके पास इमरजेंसी बहुत ज़्यादा होती है तब सारे अमाउंट्स को निकाल सकते हो। बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी होती है, आपको वहाँ पर शो भी करना पड़ेगा, तब यहाँ पर आप लोग सारे अमाउंट्स को निकाल सकते हो। लेकिन कुछ खास इमरजेंसी नहीं है, लेकिन ऐसे ही आपको ज़रूरत है, तो फिर आप 6 साल होने पर, यहाँ पर जब आपकी मेच्योरिटी नहीं हुई है पूरी 15 साल, लेकिन 6 साल अप्रोक्स हो चुके हैं, तब आप जो अपने अमाउंट्स हैं उसे आधा निकाल सकते हो। 50% आप यहाँ पर जो अपने अमाउंट 10 लाख इन्वेस्ट किए हैं, तो यहाँ पर आप 5 लाख 6 साल पर अमाउंट निकाल सकते हो। इमरजेंसी कंडीशन में, बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है तो आप सारे अमाउंट्स भी निकाल सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर है। अब यहाँ पर हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जान लेते हैं कि देखो भाई, इससे अच्छा तो एफडी है मेरे लिए, ये कुछ लोगों को लग सकता है। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी वो ये है कि यहाँ पर आप सभी को कोई टैक्स नहीं देने हैं, नो टैक्स, ठीक है, नो टैक्स। यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर आपको नो टैक्स का ऑप्शन मिलता है। जो आप 10 लाख जमा करते हो उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, ना ही यहाँ पर जो आपके रिटर्न बनते हैं उस पर टैक्स लगेगा। और जब आप इन्हें मतलब रिडीम करते हो 15 साल के बाद, तो उस पर भी टैक्स नहीं लगता। मतलब ये पूरा का पूरा टैक्स फ्री होता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप 1.5 लाख पर ईयर का भी जमा करते हो, 20-22 लाख रुपए भी है, तो एफडी में आपको कुछ ना कुछ टैक्स तो लग ही जाएंगे भाई, आप बचोगे नहीं। आरडी में भी टैक्स लग जाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको कोई टैक्स नहीं लगता है और रिटर्न भी थोड़ा सा अच्छा मिल जाता है। तो ये ऑप्शन मुझे अच्छी लग रही है एफडी के मुकाबले में, ठीक है। मैं अपनी बता रहा हूँ, आपको नहीं कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। मैं अपनी बता रहा हूँ कि एफडी के मुकाबले में अगर मुझे इन्वेस्ट करना होगा पीपीएफ में, तो मैं पीपीएफ को ही चुनूंगा, ठीक है। एफडी से अच्छा मुझे पीपीएफ ही लगता है, पीपीएफ में ही मैं इन्वेस्ट करूंगा। आप मत करना, आप खुद से रिसर्च कर लेना, ठीक है। ये मेरी पर्सनल चॉइस है, ठीक है, आपकी चॉइस अलग हो सकती है। तो यहाँ पर ये टैक्स का फ़ायदा हमें मिल जाता है। एक चीज़ और यहाँ पर हमें फ़ायदा मिलता है जो कि है सिक्योरिटी, ठीक है।
सिक्योरिटी का फ़ायदा मिल जाता है। किस टाइप की सिक्योरिटी? देखो, भगवान ना करे आपका साथ कभी ऐसा हो, लेकिन यहाँ पर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके बारे में तो जानना हमारा फ़र्ज़ है और आपको बताना मेरा फ़र्ज़ है। तो यहाँ पर एक बेनिफिट ये भी मिल जाती है कि मान लो अगर भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन अगर बाई चांस ऐसा सिचुएशन आए कि कोई ऐसे आपके ऊपर केसेस हैं जिनके वजह से आपकी सारी संपत्ति जब्त की जा रही हो, आपके घर या फिर जो भी ज़मीन जायदाद हैं या फिर इवन यहाँ तक कि स्टॉक मार्केट में इक्विटी शेयर म्यूचुअल फंड्स भी जब्त किए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पीपीएफ में आपके जो भी अमाउंट होंगे वो बिल्कुल जब्त नहीं किए जा सकते हैं। ये बहुत ही बड़ी बेनिफिट है, ठीक है। पीपीएफ में ये आपको फ़ायदा मिलता है, ये पीपीएफ वाला अमाउंट बिल्कुल भी नहीं जब्त किया जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ी बेनिफिट मिल जाती है हमें पीपीएफ के अंदर, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी मिल जाती है हमें पीपीएफ के अंदर। और यहाँ पर अभी हम लोगों ने पीपीएफ के बारे में समझ लिया, ठीक है। तो ये होती है पीपीएफ का फ़ायदा। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ेंगे जो कि है ईपीएफ, ठीक है। थर्ड हम लोग जान रहे थे ना, अभी फोर्थ नंबर पे बढ़ते हैं, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ पीपीएफ की तरह ही है, जिसका नाम है ईपीएफ, ठीक है। ये भी पीपीएफ के जैसा ही है, बस इसमें थोड़ी सी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। देखो, इसमें क्या होता है कि इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। ईपीएफ का फुल फॉर्म है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। इसमें क्या होता है, प्रोविडेंट फंड में आपको मैंने बताया कि जैसे पीएफ कटता है लोगों का, और कोई भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी या फिर जो गवर्नमेंट सेक्टर कंपनी में काम करते हैं उनका पीएफ कटता है, जो कि उनको भविष्य में मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, ईपीएफ के अंदर पीएफ में भी इंटरेस्ट जोड़कर मिलते हैं, और यहाँ पर ईपीएफ में क्या होता है कि जो एम्प्लॉय हैं काम करने वाले, उनके लिए ही ये ऑप्शन होता है सिर्फ ईपीएफ का। अब जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आप प्राइवेट भी हो सकते हो या फिर गवर्नमेंट भी हो सकते हो, ठीक है। तो दोनों के लिए ये ऑप्शन है ईपीएफ का। ईपीएफ के अंदर होता क्या है कि यहाँ पर आप लोग पीपीएफ जो होती है वही सेम टू सेम चीज़ है, बस यहाँ पर क्या होता है कि आप जो पैसे इन्वेस्ट करोगे पीपीएफ के अंदर, वो पैसे जैसे 10 लाख आपने इन्वेस्ट किया, तो इसके अंदर पैसे जो आप इन्वेस्ट करोगे तो आपके साथ साथ कुछ मतलब जो शेयर या फिर क्या बोले, आपको सपोर्ट करने के लिए जिस कंपनी में आप काम करो उसकी भी हिस्सेदारी रहेगी, ठीक है। हिस्सेदारी का मतलब वो नहीं समझना कि उनका हक रहेगा इस पे, मतलब कंपनी आपकी तरफ से इन्वेस्ट करेगी आपके पीपीएफ में, ठीक है। मतलब आप टाटा की कंपनी में काम करो, ठीक है, टाटा मोटर्स में काम करो मान लो, तो टाटा मोटर्स में काम करने वाले के जो भी सैलरी मिलते हैं उनका पीएफ कटता है, ठीक है। पीएफ कटता है तो पीएफ कटता है उनके बैलेंस से, ये तो पता होगा ही, उनकी जो सैलरी होती है उनसे पीएफ कट जाती है। अब सभी कंपनीज में यही प्रोसेस है, ठीक है। तो पीएफ कट जाती है उनके सैलरी से, और साथ ही साथ कंपनी जो है, जो टाटा मोटर्स है, वो अपने जेब से कुछ पैसे यहाँ पर उनकी पीएफ में जमा करेंगे, ठीक है। ये मैं एकदम आराम से आपको अपनी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में कुछ भी दिक्कतें ना हो। यहाँ पर पीएफ में जो आदमी है, जो एम्प्लॉय है, वो अपना पैसा लगा रहा है पीएफ में, उनका सैलरी से कट जा रहा है पीएफ में जाने के लिए, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर जो कंपनी में काम कर रहा है वो कंपनी भी इनको पीएफ में थोड़ा सा सपोर्ट दे रही है कि भाई लो थोड़ा सा मेरी तरफ से। तो ये होता है यहाँ पर ईपीएफ में कि थोड़ा सा जहाँ पर आप काम करो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर या फिर प्राइवेट सेक्टर, तो वो कंपनी आपको थोड़ा सा सपोर्ट कर देती है, थोड़ा सा पैसे दे देती है और थोड़ा सा आपको जमा करना होता है, बस यही सिस्टम है। और यहाँ पर पीपीएफ की तरह ही इसमें रिटर्न मिलते हैं, सारी चीज़ें पीपीएफ की तरह ही यहाँ पर सिस्टम होता है ये, ठीक है। अब देखो, पीपीएफ में एक चीज़ बोलना मैं भूल गया था, पीपीएफ में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो कहाँ पे जाना होगा, तो पीपीएफ में इन्वेस्ट करने के लिए आप जा सकते हो अपने नज़दीकी बैंक में, जो भी बैंक में आप अपना अकाउंट वगैरह खुला है वहाँ पर जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर यहाँ पर आप पोस्ट ऑफिस में भी जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी ईपीएफ वाले के लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं, यहाँ पर जो आपकी कंपनी मतलब जहाँ पे आप काम करते हो वो ही कर लेते होंगे सारे चीज़ें मैनेज, ठीक है, कैसे आपका पीएफ का अकाउंट खोलना है, सारी चीज़ें, ठीक है। और बाकी मैं यहाँ पर वैसे भी बहुत सारी डिस्कशन कर लिए हैं, ठीक है, इतनी डिटेल्स में बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये भी जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ ये शॉर्टकट में दे रहा हूँ, ठीक है। वैसे बहुत ज़्यादा चीज़ें इनके बारे में बोलने के लिए, लेकिन बोलने लगा तो यार एक वीडियो एक
ऑप्शन पर बन जाएगा, ठीक है। इसलिए ज़्यादा चीज़ें डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले आपको खुद से रिसर्च करनी है सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। ये हो गई हमारी फोर्थ ऑप्शन। अब हम फिफ्थ ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। तो हमने पीपीएफ जान लिया, ईपीएफ जान लिया। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं फिफ्थ ऑप्शन, जिसका नाम है एनपीएस, ठीक है। इसका नाम भी शायद आप लोगों ने सुना होगा। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल पेंशन स्कीम। अब इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर देखो पीपीएफ ईपीएफ के मुकाबले में रिटर्न जो है वो काफ़ी बेहतर मिल जाता है, थोड़ा सा अच्छा रिटर्न मिल जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर चूंकि रिटर्न अच्छा मिल रहा है तो थोड़ा सा रिस्क भी यहाँ पर आपको देखना होगा, ठीक है। रिस्क की बात करें तो कैसा रिस्क है, यहाँ पर जो पैसे आप इन्वेस्ट करते हो वो किस चीज़ में इन्वेस्ट किए जाते हैं। आपका जो पैसा है वो इक्विटी में इन्वेस्ट होते हैं, यानी कि स्टॉक मार्केट में, ठीक है। उसके अलावे आपके जो पैसे हैं वो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावे आपके पैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होते हैं, ठीक है। ये तीन चीज़ों में आपके पैसे इन्वेस्ट होते हैं एंड तीनों को डाइवर्सिफाई करके यहाँ पर जो भी आपके रिटर्न्स बनते हैं वो ठीक ठाक रिटर्न्स बन जाते हैं। एफडी, आरडी या फिर पीपीएफ के मुकाबले में थोड़ी सी अच्छी यहाँ पर रिटर्न बन जाती है, लेकिन कुछ नेगेटिव भी है, वो भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि परसेंटेज बटी होती है कि इक्विटी में आपका कितना परसेंट होना चाहिए, 20% होना चाहिए या 50% या 75%। मैक्सिमम इक्विटी में 75% का ऑप्शन है, ठीक है। वो आप लोग डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग सोच सकते हो, वहाँ पर जब आप एनपीएस का अकाउंट खुलवाने जाओगे बैंक के थ्रू, एनपीएस में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो वहाँ पर आपको फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा कि आपको इक्विटी में कितना इन्वेस्ट करना है, बॉन्ड्स में कितना इन्वेस्ट करना है या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में कितना हिस्सा देना है। सभी मतलब आप लोग खुद से भी यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोग डिसाइड कर सकते हो। अगर आप नहीं करना चाहो तो वो लोग ऑटोमेटिक एक्सपर्ट होते हैं, तो वो लोग अपने हिसाब से यहाँ पर उनका परसेंटेज बांट देंगे, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पर। अब चूंकि इन तीनों चीज़ों में इन्वेस्ट हो रहा है तो ये तो फ्लक्चुएट करते रहते हैं, कम या ज़्यादा, तो उसके हिसाब से रिटर्न आपके बनते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है, तो इसमें लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छी बेनिफिट मिल जाती है पीपीएफ के मुकाबले में, ठीक है। अब रिस्क आपको स्टॉक मार्केट वाला नहीं लेना है तो इक्विटी का जो ऑप्शन है उसे कम से कम आप लोग चुन सकते हो, ठीक है। बाकी बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उनमें रिस्क थोड़े से कम होते हैं, उनके बारे में भी आगे हम लोग जानेंगे, अभी उतनी ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। दोस्तों अभी बाय मिस्टेक यहाँ पर ये इरेज हो गई थी तो मुझे फिर से लिख कर कंटिन्यू करना पड़ा, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर परसेंटेज के बारे में जान लिया है और किस चीज़ में यहाँ पर एनपीएस हमारा इन्वेस्ट करता है, ठीक है। क्या क्या यहाँ पर चीज़ें हैं, इक्विटी हैं, बॉन्ड्स हैं एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इन तीनों जगहों पर इन्वेस्ट करता है एनपीएस, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं इन्वेस्टिंग के रूल्स क्या हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्वेस्टिंग के रूल्स ये कहता है कि आप लोग एनपीएस के अंदर 1.5 लाख पर ईयर आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। प्लस यहाँ पर 50,000 का और टैक्स फ्री बेनिफिट मिल जाता है, टैक्स का रिबेट मिल जाता है, जिसके तहत आप लोग 2 लाख पर ईयर इन्वेस्ट कर सकते हो, वो भी टैक्स फ्री है, ठीक है। आगे आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चलेगा तो वीडियो के साथ बने रहना, ठीक है। इसके अलावा प्लस 10% का और टैक्स रिबेट मिल जाता है, ठीक है। तो 10% उन लोगों के लिए है जो लोग यहाँ पर मतलब जॉब करते हैं, मतलब नौकरी करते हैं जो लोग, उनके लिए 10% का ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल आपको सैलरी मिलता है 10 लाख का, तो यहाँ पर आप सभी को 10% का रिबेट मिल जाएगा। तो यहाँ पर मतलब 1 लाख, तो 2 लाख और प्लस 1 लाख यहाँ पर हो जाएगा 3 लाख पर ईयर आप लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप कोई नौकरी नहीं करते हो तो फिर आप 2 लाख तक पर ईयर इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा सिस्टम है कि आपको उनके बारे में भी जानना ज़रूरी है, ठीक है। अभी जानने के बाद हो सके तो आपका जो प्लान है वो कैंसिल हो जाए यहाँ पर इन्वेस्ट करने का, ठीक है। वैसे यहाँ पर रिकमेंडेशन तो मैं दे नहीं रहा हूँ कि यहाँ पर इन्वेस्ट करो ही, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अभी आपने देखा जो लोग मतलब नौकरी करते हैं उन्हें 10% का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। अगर नौकरी के बारे में मुझे ये नहीं पता है, मैं क्लियर नहीं हूँ कि प्राइवेट सेक्टर वाले या फिर गवर्नमेंट सेक्टर वाले की जो जॉब है उन्हें 10% का रिबेट मिलेगा, ये मैं क्लियर नहीं हूँ, इसलिए आप लोग खुद से रिसर्च कर लेना, ठीक है। अभी मैं याद नहीं है, भूल चुका हूँ थोड़ी सी, यार इतने ज़्यादा चीज़ें होती हैं दिमाग में कि भूल जाते हैं थोड़ी बहुत, ठीक है।
और बाकी मैं डिटेल्स में इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि जितना शॉर्टकट में बताने की कोशिश करूँ, बाकी एक एक वीडियो बन जाएंगे इन टॉपिक्स पे, ठीक है। तो किसी पर भी इन्वेस्ट करने से पहले आपको उसके बारे में पूरी डिटेल्स में जाननी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एनपीएस पर यह है कि आप लोग मतलब जो भी मैंने बताया कि 2 लाख पर ईयर इन्वेस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर जो लॉक इन का पीरियड होता है वो 60 की एज तक, ये एज बता रहा हूँ, ये ईयर नहीं है। मतलब अभी अगर मेरी एज हो रही 25 ईयर्स, तो मुझे 60 ईयर्स तक अपने पैसे को लॉक करके रखना होगा, मेरा पैसा लॉक हो जाएगा। 25 यहाँ पर मेरी हुई है, तो अभी 35 साल तक मुझे यहाँ पर अपने पैसे को भूलना होगा इन्वेस्ट करके, ठीक है। अब यहाँ पर जरूरी नहीं कि आप लोग सारे पैसे एक ही बार में इन्वेस्ट कर दो, आप उसी तरह से एसआईपी जैसे मैंने पीपीएफ में बताया था उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पर आपको मिलता है एक प्रॉब्लम आपको लग सकती है कि यहाँ पर यार बहुत ज़्यादा टाइम है, 60 ईयर्स तो बहुत लॉन्ग टाइम है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को ये मिल जाती है कि आप लोगों को अगर बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है तो बीच में आप अपने पैसे निकाल भी सकते हो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है तो, ठीक है। ऐसा यहाँ पर ये एक चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर जब आपकी पैसे यहाँ पर मेच्योर हो जाएंगे, 60 ईयर्स जब आपकी हो जाएगी, तब यहाँ पर जो आपने 10 लाख इन्वेस्ट किया है और उस पर रिटर्न भी फिक्स नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये इक्विटी है, बॉन्ड्स हैं, तो उन पर कोई भी रिटर्न मिल सकता है। लेकिन हाँ, पीपीएफ से अच्छा ही रिटर्न मिलता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म में, लेकिन मैं ये इसकी गारंटी नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जब मेच्योरिटी का टाइम आ जाएगा तो उस वक्त यहाँ पर टैक्स की भी बात करेंगे, तो इन्वेस्ट करते वक्त आपको टैक्स तो कुछ भी नहीं लगेगा, जो मैंने आपको बताया था कि कितना कितना आपको टैक्स फ्री बेनिफिट मिल जाता है। इन्वेस्ट करने वक्त भी आपको टैक्स नहीं लगता है, ना ही आपका जो रिटर्न है उस पर टैक्स लगता है। आपको टैक्स लगता है कब, वो भी काफ़ी मतलब माइनर सा टैक्स लग जाता है। जब आप मेच्योरिटी के समय निकालोगे अपना पैसा, तो 100 का 100% आपको नहीं मिलेगा, 100 में से आपको सिर्फ 60% ही आपके बैलेंस मिलेंगे, ठीक है। बाकी के 40% जो बचे वो आपकी एन्युटी में चला जाएगा, ठीक है। एन्युटी में कहने का मतलब यह है कि वही जो 40% है वो आपको पेंशन की तरह मिलता जाएगा मंथली, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, और जो पेंशन आपको मिलेगा उस पेंशन पर आपको टैक्स देना होगा, ठीक है। तो ये आपको समझना चाहिए, और टैक्स उतनी कुछ खास नहीं, जो यहाँ पर पेंशन आपको चूंकि मिल रही है सैलरी की तरह, तो सैलरी पे टैक्स लगते हैं, तो उसी प्रकार से पेंशन पर आपको टैक्स लगेंगे, और जो 40% बची उसी का आपको पेंशन के रूप में दिया जाता है। तो ये है नेशनल पेंशन स्कीम, और इसके बारे में डिटेल्स में जानने के लिए आपको खुद से रिसर्च कर लेनी चाहिए और अपनी बैंक में कॉन्टैक्ट करनी चाहिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वगैरह करने के लिए, या फिर कोई भी डिसीजन के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है। ये हो गई एनपीएस। अब हम लोग यहाँ पर 6th ऑप्शन की ओर बढ़ेंगे। तो 6th ऑप्शन का यहाँ पर नेम है गोल्ड, ठीक है, गोल्ड, जो कि ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे। गोल्ड में आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो, गोल्ड भी इन्वेस्टिंग का एक बहुत ही अच्छा सा जरिया है। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट की बात करें तो वो काफ़ी कम मिलता है, और यहाँ पर रिस्क जो है वो भी काफ़ी कम ही है, ठीक है। अब गोल्ड में भी इन्वेस्ट करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप चाहो तो फिजिकल गोल्ड ले सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पर डिजिटल गोल्ड ले सकते हो, आप चाहो तो गोल्ड बॉन्ड्स ले सकते हो, ठीक है। तो ये सारे कुछ ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए। और इस पे भी बात की जाए तो बहुत ही मतलब रिस्क कम ही होता है, और रिटर्न भी ठीक ठाक मिल जाते हैं, जितना रिस्क होता है उसके हिसाब से रिटर्न भी आपको मिल जाते हैं। इसके ऊपर भी डिटेल्स में बातें अभी नहीं करेंगे, नहीं तो यार वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो सकती है। अब यहाँ पर हम 7th ऑप्शन की ओर बढ़े, तो 7th ऑप्शन है यहाँ पर हमारा बॉन्ड्स, ठीक है। बॉन्ड्स में क्या होता है कि यहाँ पर जैसे कोई कंपनी मतलब कर्ज लेना चाहती है, ठीक है, तो बैंक में अगर वो लोग लोन लेने जाए तो वहाँ पर जो रिटर्न है वो लोग यहाँ पर मांगते हैं 12%, 14%, इस प्रकार से वहाँ पर लोन पर इंटरेस्ट बैंक वाले मांगते हैं। अगर स्टॉक मार्केट से वो लोग पैसा उठाएं तो उन्हें अपनी कंपनी का स्टेक बेचना होगा। तो अगर ये दोनों चीज़ें वो कंपनी वाले नहीं करना चाहें तो वो लोगों के पास ऑप्शन होता है बॉन्ड्स का। वो लोग बॉन्ड्स इशू करते हैं पब्लिक के लिए, और बॉन्ड्स के माध्यम से वो लोग अपनी कंपनी के लिए पैसा जुटाते हैं। बॉन्ड्स एक कर्ज की तरह होते हैं, जो कि आपको कंपनी को देना होता है। आप कंपनी को कर्ज दे रहे हो, मान लो यहाँ पर 1 लाख का आपने कर्ज दिया बॉन्ड वाले को, कोई भी कंपनी को, जैसे टाटा मोटर्स का बॉन्ड जो है उस पर आपने इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो टाटा मोटर्स को मान लो आपने कर्ज दिया, और
टाटा मोटर्स आपको एक बॉन्ड देता है कि भाई हम आपको इस पे 10% का इंटरेस्ट देंगे, 10% का रिटर्न देंगे, ठीक है, पर ईयर, ऐसा होता है। तो बॉन्ड में क्या होता है कि अगर आपने यहाँ पर 1 लाख इन्वेस्ट किया तो वो जो आपका बैलेंस है वो मतलब लॉक हो जाता है उतने टाइम के लिए। जैसे बॉन्ड में एक मेच्योरिटी पीरियड चलती है 5 साल, 8 साल, 10 साल, इस टाइम तक आपको अपने पैसे को लॉक करके रखना होगा, इसे आप अपने बॉन्ड को सेल नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर जैसे आपने 5 साल के लिए अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया है 1 लाख बॉन्ड में टाटा मोटर्स की, और टाटा मोटर्स ने बोला है कि इस पे मैं रिटर्न आपको दूंगा 10% का। तो हर साल आपको 10% का रिटर्न मिलते जाएगा, यानी कि 1 लाख का 10% देखा जाए तो 10,000 आपको पर ईयर आपको मिलता जाएगा, ठीक है, 10,000 पर ईयर 5 साल तक, ठीक है, 10,000 पर ईयर 5 साल तक। 5 साल तक क्यों? क्योंकि 5 साल का ये मेच्योरिटी पीरियड है। 10 साल का होता है तो 10 साल तक आपको 10,000 पर ईयर मिल जाएंगे। अब यार ये 10,000 पर ईयर है, ये आप लोग चाहो तो मंथली वाइज भी ले सकते हो। 10,000 पर ईयर है तो आप लोग कैलकुलेट कर लो कि यहाँ पर अगर मंथली लेंगे तो 10,000 में से कितने कितने रुपए मिलेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से आप मंथली भी ले सकते हो या फिर क्वार्टरली भी ले सकते हो या फिर ईयरली लोगे तो 10,000 जो मैंने बताया वो, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि परसेंटेज जो है वो 10% ही मिलेंगे, 8% भी आपको मिल सकते हैं, 12% भी आपको मिल सकते हैं, कम या ज़्यादा होते रहता है। तो ये जो बॉन्ड है वो टाटा मोटर्स के बारे में आपको मैंने बताया, तो ये कॉर्पोरेट बॉन्ड हो गए। जो कंपनीज वाले बॉन्ड्स इशू करते हैं उन्हें कॉर्पोरेट बॉन्ड्स बोला जाता है। जो गवर्नमेंट इशू करती है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होती है। एक होती है गोल्ड बॉन्ड्स, तो इनमें भी रिस्क काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में रिस्क काफ़ी ज़्यादा होते हैं कि अगर आपने उन्हें कर्ज दिया, वो कंपनी अगर आगे चलकर डूब गई तो इसमें आपका नुकसान होगा, ठीक है। तो ये नुकसान है। एंड यहाँ पर गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने से फ़ायदा ये होता है कि वो काफ़ी मतलब रिस्क कम हो जाता है। बॉन्ड्स में भी एक रेटिंग चलती है, AAA या BBB, इस प्रकार से। AAA जो बॉन्ड्स होते हैं वो काफ़ी सेफ माने जाते हैं, ठीक है, और AAA में सब लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। और AAA जो बॉन्ड्स होते हैं वो ज़्यादातर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर गवर्नमेंट कंपनी जो होते हैं, जैसे NTPC हो गई या फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, तो ये सब जो कंपनीज है गवर्नमेंट वाली, वो लोग जब बॉन्ड इशू करते हैं तो वो थोड़ा सा सेफ हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट कंपनीज है तो उन लोगों के डूबने के चांसेस नहीं होंगे। उनमें जब भी फंडिंग की कमी होगी तो गवर्नमेंट हैंडल कर लेगा फंड देकर, ठीक है। तो ये सारी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने से हमें थोड़ा सा सेफ्टी मिलता है, ठीक है। साथ ही साथ गवर्नमेंट भी अलग अलग बॉन्ड्स इशू करते हैं। फिर गोल्ड के जो बॉन्ड्स होते हैं वो भी होते हैं, तो उनमें भी आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। मेच्योरिटी का पीरियड जो होता है उतना टाइम तक आपको वेट करना होगा और उतने टाइम तक आपको रेगुलरली जो इंटरेस्ट है वो मिलते जाएंगे वो अमाउंट का। और जब मेच्योर हो जाएंगे, 5 साल का जैसे है बॉन्ड मेच्योरिटी पीरियड या फिर 10 साल का है, तो आपको मेच्योरिटी के वक्त यहाँ पर आपको जो भी आपने इन्वेस्ट किया है 1 लाख 10 लाख जितना भी, वो आपको लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है। ये होता है यहाँ पर बॉन्ड का सिस्टम। वैसे डिटेल्स में यार बात करें तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ। बोलना तो चाहता हूँ बहुत ही ज़्यादा चीज़ें, लेकिन यार क्या बोले, टाइम भी कम है, वीडियो भी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी तो आप लोग भी देखना नहीं चाहोगे, ठीक है। तो बॉन्ड्स में अभी भी मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर नहीं की है, जो मेन मेन बातें हैं वो मैंने आप लोगों को बता दी है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं तो उनके बारे में भी आपको जान लेना चाहिए। बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सभी चीज़ों को अच्छी तरह से आपको जानना समझना ज़रूरी है, ठीक है। और बॉन्ड्स नहीं, सारे ऑप्शंस के बारे में आपको जानना समझना ज़रूरी है। ये हो गई हमारी बॉन्ड्स की ऑप्शन। अब नंबर 8 वाले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, जिसका नेम है रियल एस्टेट, ठीक है। रियल एस्टेट, रियल एस्टेट का मतलब आप लोग समझते हो सके तो आप लोग जान रहे होंगे। तो जो ज़मीन की खरीद बिक्री होती है वो रियल एस्टेट के अंदर आती है, या फिर जो घर मकान आप लोग खरीदते हो उसके अंदर ये आती है। रियल एस्टेट में बात करें तो बहुत ही अच्छा बेनिफिट यहाँ पर आपको मिल जाता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा अमाउंट्स भी चाहिए, ठीक है। जैसे अभी के समय में जो ज़मीन की दाम है यहाँ पर 10 लाख रुपये पर कट्ठा या फिर बीघा, जो हमारे बिहार झारखंड में चलती है। तो आने वाले 10 साल बाद इसकी जो वैल्यू है वो आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हो, इस प्लॉट की कितनी वैल्यू रह जाएगी। यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू 10 लाख अभी है, तो आगे चलकर 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख तक भी यहाँ पर बढ़ सकती है, उससे ज़्यादा भी बढ़ सकती है। अगर यहाँ पर रोड की व्यवस्था हो गई, यहाँ पर काफ़ी अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, मार्केट डेवलप हो गया, तब यार ये जो
ज़मीन की वैल्यू ये एकदम डायमंड बन जाता है, ठीक है, हीरा बन जाता है। ये आपको पता होगा ही, ये छुपी चीज़ नहीं है। अगर आपका ज़मीन ऐसी जगह में है जहाँ पर रोड अभी तक बनी भी नहीं, आगे भी नहीं बनेगी, लेकिन फिर भी उस ज़मीन की भाव बढ़ जाती है बहुत ही ज़्यादा। तो रियल एस्टेट में जो रिटर्न्स हैं वो आपको 2x, 3x, 4x, 5x, 10x तक की भी मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर रिटर्न्स की तो कमी नहीं है, बहुत ही अच्छी है। सेफ भी है, बहुत ही अच्छा बात है, ठीक है। ज़मीन में भी आपको बहुत ही अच्छी सेफ्टी मिल जाती है। साथ ही साथ अगर कोई प्लॉट खरीद कर वहाँ पर रेंट में लगा देते हो तो वो रेंटल इनकम तो आती है, साथ ही साथ आगे चलकर उस ज़मीन की दाम भी बढ़ जाती है। घर आपने बनाया, घर को भी बेच दोगे तो बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल जाता है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आपके पास मनी होना चाहिए, ठीक है। मनी है तो हनी है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास मनी काफ़ी अच्छी खासी होनी चाहिए, कम अमाउंट में यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। तो ये एक सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो ये है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट भी मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन यार क्या करें यार, पैसा है ही नहीं। तो पैसा रहेगा तभी तो सब कुछ होगा ना भाई। अब यहाँ पर हम लोग 9th ऑप्शन की ओर बढ़ेंगे और हमारी जो 9th ऑप्शन है वो है इक्विटी। यार इक्विटी पर्सनली मैं अपनी बताऊं तो मुझे काफ़ी पसंद है, ठीक है। लेकिन यार यहाँ पर रिस्क की बात करें तो रिस्क तो भाई बहुत ही ज़्यादा है रिस्क, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। आपके 1 लाख 1 करोड़ भी बन सकते हैं और आपके 1 लाख 0 रुपये भी बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ ऊपर भी चढ़ सकता है और ये नीचे भी आ सकता है। तो ये यहाँ पर बेनिफिट है, ठीक है। और फ़ायदा और घाटा क्या है ये मैं आपको इतनी छोटी सी बात में बता दिया। और वो भी कम समय में भी बन सकता है, ज़्यादा समय में भी बन सकता है। ये इक्विटी का फ़ायदा। इक्विटी में क्या होता है कि यहाँ पर आप किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हो, अपना कोई भी कंपनी। मैं बार बार टाटा मोटर्स का ही एग्जांपल देता हूँ क्योंकि रतन टाटा जी सबके फेवरेट हैं। अगर टाटा मोटर्स को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो कर्ज ले सकता है या फिर बॉन्ड्स इशू कर सकता है या फिर स्टॉक मार्केट से फंड रेज कर सकता है, अपने स्टॉक्स, अपने शेयर्स को बेचकर, अपने जो कंपनी की हिस्सेदारी है वो पब्लिक के साथ बेचकर। तो इक्विटी में क्या होता है कि इक्विटी खरीदते हैं, मतलब कंपनी में लोग हिस्सेदारी खरीदते हैं कुछ पैसे लगाकर। और मतलब 1 लाख मैंने दिया टाटा मोटर्स को तो टाटा मोटर्स मुझे थोड़ी सी हिस्सेदारी दे देगी उसके बदले में। मतलब टाटा मोटर्स में मैं भी एक पार्टनर बन गया हूँ, मैं भी एक छोटा सा हिस्सा लेकर बैठा हूँ, ठीक है। तो ये होता है इक्विटी खरीदना, शेयर खरीदना। अब टाटा मोटर्स अगर आगे बढ़ता है तो मुझे भी फ़ायदे मिलेंगे, मेरा भी जो अमाउंट है 1 लाख वो बढ़ेगा। टाटा मोटर्स अगर गिरता है, टाटा मोटर्स नुकसान में आता है तो मुझे भी घाटा होगा, मेरे भी अमाउंट जाएंगे। तो ये यहाँ पर सिंपल सा फंडा मैंने आपको बताया इक्विटी में, ठीक है। इसी प्रकार से आप दूसरे भी कंपनीज, जो भी गवर्नमेंट की कंपनीज है, तो यहाँ पर आप लोगों को कंपनीज पर इन्वेस्टिंग करनी होती है, कंपनीज में हिस्सेदारी लेनी होती है। और कंपनी जितना अच्छा ग्रो करता है या फिर कंपनी बर्बाद होता है तो इसमें नुकसान आपका होता है, और कंपनी अच्छा आगे बढ़ जाता है तो इसमें फ़ायदा भी आपको बहुत ही ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं, मल्टीबैगर रिटर्न मिलते हैं, ठीक है। बहुत ही रिटर्न तो कहने की ज़रूरत नहीं है, एकदम ताबड़तोड़ रिटर्न आपको यहाँ पर इक्विटी के अंदर मिलती है। लेकिन रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा है, तो वेरी हाई रिस्क की चीज़ है ये इक्विटी। एंड यहाँ पर अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हो, अभी मैंने टाटा मोटर्स का जिक्र किया क्योंकि यहाँ पर अभी मैं बहुत ही ज़्यादा टाटा मोटर्स का हर वीडियो में एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप लोग ऐसा मत सोचना यार कि टाटा मोटर्स बहुत अच्छी कंपनी है, मैं उसमें इन्वेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए चीज़ों को यूज कर रहा हूँ, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको खुद से रिसर्च करनी है और फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करनी है। अब नेक्स्ट यानी 10वां ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है म्यूचुअल फंड। इसी के अंदर इंडेक्स फंड भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड के अंदर होता क्या है कि जैसे हमने इक्विटी में इन्वेस्ट करने के बारे में जाना कि किसी कंपनी के शेयर्स को खरीद सकते हैं, तो उसी प्रकार से म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि हमें खुद से इक्विटी यानी स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना होता है। हमारे आगे एक एडवाइज़र बैठी होती है, एक एक्सपर्ट बैठा होता है जो कि जो स्टॉक्स हैं वो खरीदता है, बेचता है, और जो भी फ़ायदा होता है वो हमारे साथ वो शेयर कर देते हैं। और उसमें से एक नॉमिनल सी फ़ी के रूप में 1%, 0.5%, 0.2%, 0.1% का ये एक एक्सपेंस रेशियो होता है उनका, वो चार्ज कर लेते हैं हमारे प्रॉफिट में से, ठीक है। और यहाँ पर आपको टैक्स भी लगेंगे, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स यहाँ पर चलते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स चलते हैं, और इक्विटी के अंदर भी आपको लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म इस प्रकार से कैपिटल गेन टैक्स लगते हैं। बाकी बहुत ही ज़्यादा टैक्स भी अलग अलग प्रकार से लगते हैं, जैसे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अलग टैक्स हैं, ब्रोकर के अलग यहाँ पर चार्जेस हैं। तो वो सारे चार्जेस के बारे में भी डिस्कशन नहीं करेंगे,
वो सब कोई और अगले वीडियोज में डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि चार्जेस के बारे में जानने लगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो टैक्स एंड चार्जेस तो यहाँ पर लगेंगे ही लगेंगे। अब म्यूचुअल फंड में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो, स्टॉक्स में आपको खुद से इन्वेस्ट नहीं करना है, बस आपको एक म्यूचुअल फंड खरीदना होता है और उसके अंदर 10-20 कंपनी आपके एक साथ इन्वेस्ट किए हुए रहते हैं। आपके 100 रुपये भी आप इन्वेस्ट करते हो तो आपके 100 रुपये 10 कंपनी में लगे होते हैं, 10-10 रुपये करके, या फिर किसी में 10, किसी में 15, किसी में 5, इस प्रकार से। और उन पे आपका कंट्रोल नहीं होता है, आपको बस पैसे देना होता है और आपके पैसे ये लोग जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो इन्वेस्ट करते जाते हैं कंपनीज में, ठीक है। तो ये होता है। अब यहाँ पर म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपको इन्वेस्ट करने के लिए 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं, एसआईपी और लमसम का, जो कि मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था, ठीक है। तो एसआईपी के थ्रू भी आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो और लमसम के थ्रू भी। अगर आपने पिछले वीडियो को देखा है तो आपको इसके बारे में पता होगा ही। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग म्यूचुअल फंड एंड इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। इंडेक्स फंड क्या है? इंडेक्स फंड क्या है कि यहाँ पर म्यूचुअल फंड की तरह होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक्सपर्ट यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्टॉक को खरीद बिक्री करता है, लेकिन यहाँ पर जो एक्सपर्ट होता है वो सिंपली इंडेक्स जो होता है, हमारा इंडेक्स है निफ्टी 50, जिसमें 50 कंपनीज हैं, टॉप 50 कंपनीज। तो उसी प्रकार से निफ्टी 50 या फिर बैंक निफ्टी या फिर और भी कोई इंडेक्स में इन्वेस्ट करता है सारे पैसों को, और जिस प्रकार से वो इंडेक्स बढ़ता है उस प्रकार से हमारा जो बैलेंस है वो भी बढ़ता है। आपको डिटेल्स में मैं बताऊंगा, इंडेक्स फंड की अलग से एक वीडियो आने वाली है, जल्द ही मैं कोशिश करूंगा इसके ऊपर वीडियो बनाने की। म्यूचुअल फंड के ऊपर भी वीडियो जल्द ही बनाऊंगा, ठीक है। तो उन चीज़ों में आपको मैं डिटेल्स में डिस्कशन करता हुआ दिखाऊंगा, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड्स में भी रिस्क की बात करें तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। एंड म्यूचुअल फंड्स के अंदर एक होता है डेब्ट फंड्स, तो उसके अंदर रिस्क थोड़ी सी कम देखने को मिल जाती है, लेकिन चूंकि स्टॉक मार्केट में आपका पैसा इन्वेस्ट कर होता है तो रिस्क की बात करें तो रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। जो भी ऑप्शन अभी तक मैंने आपको बताए हैं उन सभी से ज़्यादा रिस्क यहाँ पर आप सभी को इक्विटी में मिल जाता है। जितने भी आपको मैंने इससे पहले 8 बताए उन सभी में से सबसे ज़्यादा रिस्क इक्विटी में है, एंड उसके बाद यहाँ पर म्यूचुअल फंड में है, ठीक है। तो इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा रिस्क है उन 8 के कंपैरिजन में। बाकी रिस्क कम और ज़्यादा सब में है, इवन यहाँ तक कि एफडी में भी कुछ रिस्क है, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि लोग सोचते हैं कि हम बैंक में हमारा पैसा जमा है तो हमारा पैसा सेफ है, बिल्कुल नहीं। अगर एक एग्जांपल दें कि 10 करोड़ आपका पैसा यहाँ पर जमा है बैंक में, और बैंक बाय चांस, भगवान न करे कभी ऐसा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर बैंक डिफ़ॉल्ट कर जाता है, बैंक लूट जाता है, बर्बाद हो जाता है, तो यहाँ पर आपका रिस्क जो है वो ये होता है कि जो आपका अमाउंट था 10 करोड़ बैंक में, उसमें से आपको 5 लाख तक ही पैसे मिलेंगे। जी हाँ, ये रियलिटी है। लोग सोचते हैं कि हमारा पैसा बिल्कुल मिल जाएगा, डूबे बैंक या कुछ भी हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। बाकी 1 लाख 2 लाख जो भी है वो सभी अमाउंट्स के अनुसार आपको मिल जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो भी आपने 5 लाख 10 लाख इन्वेस्ट किए और बैंक बर्बाद हो गया तो आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। आपके पैसे मिलेंगे, कुछ मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको सारे बैलेंस मिल जाएंगे। तो बैंक में भी रिस्क है, पैसा हमारा कहीं पर भी सेफ नहीं होता है। अब यहाँ पर जो मैंने टॉप 10 बताए इन्वेस्टिंग के ऑप्शन, इन सभी में किसी में रिस्क ज़्यादा है, किसी में कम है, ठीक है। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपकी रिस्क एपेटाइट कैसी है और कितना रिटर्न आपको चाहिए, और इन्वेस्ट करने से पहले आपको उन पे रिसर्च खुद से करनी ज़रूरी है, ठीक है। सभी पे कुछ ना कुछ रिस्क है और उनके हिसाब से रिटर्न आपको मिलते हैं, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। मैंने पूरी अच्छी तरह से कोशिश की है वीडियो में समझाने की, सिखाने की। यार वीडियो तो काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है, लेकिन मेरी कोशिश है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझाया जाए, भले वीडियो की लेंथ लॉन्ग क्यों ना हो जाए, ठीक है। सो मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर से पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।